Good morning, children. Let's we continue the chapter 12, friction. We have studied about the friction force and which factor affect the friction force. So yesterday we have studied that nature of the surfaces affect the friction force. So we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. जब दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में आती हैं तो उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं और फ्रिक्शन का यही कॉज है, यही कारण है. इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर. फ्रिक्शन फोर्स तभी ज़्यादा होगा जब दोनों सरफेसेस की इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी. यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज़ सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज़ सिटिंग ऑन इट. तो हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. ये हम एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर मैट के ऊपर कोई भी नहीं बैठा है और उसे ड्रैग करते हैं तो वो ईज़िली ड्रैग हो जाता है, और अगर उस मैट के ऊपर कोई पर्सन बैठा है और तब उसको ड्रैग करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. तो ये जैसे फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि एक पर्सन बहुत हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. तो ये हम करके देखेंगे कि हैवी बॉक्स को हम पुश करके उसको मूव कराएंगे. व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन. तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है. हैवी बॉक्स अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको मूव कराएंगे, और अगर वो रेस्ट पर है यानी कि वो उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तब उसको पुश करेंगे. तो दोनों में से किसको मूवमेंट में किस वाली सिचुएशन के अंदर बॉक्स को मूव करने में ईजियर है. The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. तो जब हम पुल करते हैं, पुश करते हैं या पुल कर रहे हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट को और उसको मूव कराना चाह रहे हैं, तो पुश करने पर भी अगर वो मूवमेंट में नहीं आ रहा है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि जो फोर्स हम पुश कर रहे हैं उससे भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, और इस वाले फ्रिक्शन फोर्स को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसमें कि ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है यानी कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाया. तो इस वाले फोर्स को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑन द अदर हैंड, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. और अगर हम उस इतना फोर्स लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है उसी स्पीड के अंदर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया है फ्रिक्शन फोर्स से और ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ गया है. अब वो स्टार्ट कर रहा है, जस्ट वो रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ गया है. तो इस वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं स्लाइडिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इस वाले फ्रिक्शन फोर्स को बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and जब बॉक्स स्टार्ट हो जाता है स्लाइड होना यानी कि मूवमेंट में आ जाता है, तो कांटेक्ट पॉइंट यानी कि जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो एक दूसरे के इंटरलॉक हो जाएं. तो अब उसमें मूवमेंट ईजिली हो जाता है और पुश कर जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं वो भी कम लगाना पड़ता है. इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. सो वी फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन इट स्टार्टेड. तो इट मीन्स अब जो ऑलरेडी मोशन में आ गया है ऑब्जेक्ट उसको अब मूव कराना ईजी है एज़ कम्पेयर जब हमने इसको रेस्ट से मोशन में लाए थे. वन मोर फ्रिक्शन फोर्स इज दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. Rolling friction means when one body rolls over the surface of another body, and this resistance of its motion is called rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि हम उसके नीचे
कोई जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के नीचे व्हील्स लगा देते हैं। तो व्हील्स लगाने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में आ रही हैं सरफेसेस, उसमें व्हील की सरफेस और जो भी ग्राउंड है या फिर जो टेबल है उसकी सरफेस कांटेक्ट में आएगी। तो उस केस में वो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और इस फ्रिक्शन जो है वो इतना कम रिड्यूस हो जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको ईजिली स्लाइड करके ले जाया जा सकता है। यानी कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है और उस हैवी ऑब्जेक्ट को ईजिली किया जा सकता है। सो हेयर वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. The magnitude of the static friction is more than sliding friction, and the magnitude of the sliding friction is less than static friction and more than rolling friction. And the magnitude of rolling friction is less than static and sliding friction. So children, read this topic from your book, and now we will do the exercise question number 2, 3 and 4. Here question number 2. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. Their arrangement are given below and choose the correct arrangement. So here 3 types of friction force. So magnitude, I already told you that static friction has more magnitude as compared to the rolling and sliding friction. Sliding friction का स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है बट रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, और सबसे कम फ्रिक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो रोलिंग फ्रिक्शन का है। तो जब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, डिक्रीजिंग मतलब जिसका सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो सबसे कम है वो लास्ट में आएगा। तो ऑब्वियसली जो इसका अरेंजमेंट है वो होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. So इधर 3 surfaces ली हैं, एक तो dry marble floor, एक wet marble floor और एक newspaper. 4 लिए हैं, newspaper and towel. तो इसमें जो सबसे स्मूथ सरफेस है वो है वेट मार्बल फ्लोर, और उसके बाद आती है ड्राई मार्बल फ्लोर, देन न्यूज़पेपर एंड लास्ट वन इज़ टॉवल. तो ऑब्वियसली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. इट मीन्स सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, और सबसे लास्ट में वो रहेगा जो कि जिसकी सरफेस सबसे ज़्यादा रफ़ है. तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा दैट इज़ द ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर and towel. Now question number 4. Suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. इसमें ये कहा है कि जो राइटिंग डेस्क है जहाँ पर आप बैठ के वर्क करते हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है, और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है जो कि धीरे से नीचे की तरफ स्लाइड, टिल्टेड होने की वजह से, झुकी होने की वजह से बुक धीरे से स्लाइड होती है, यानी कि बुक के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है. तो अब इसमें आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. सो आंसर होगा इसका, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक. जिस साइड में बुक मोशन में है, मूवमेंट हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी. सो चिल्ड्रन, डू दीज 3 क्वेश्चंस. Question number 2nd, 3rd and 4th in your notebook. Thank you.